हेलो डायमोस, दिस इज आदित्य आष्टिकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश बाय आदित्य आष्टिकर, जहां पे रोजाना हम मिलते हैं और करते हैं एसबीआई क्लर्क की बेहतरीन वाली तैयारी। एंड आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले दैट इज एरर स्पॉटिंग। एज यू ऑल नो वेरी वेल, दिस इज वन टॉपिक जो कि 5 मार्क्स का आता ही आता है और इधर से 5 मार्क्स अगर हमने कमा लिए तो दैट मीन्स हम काफ़ी हद तक कॉम्पिटिशन में रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे, स्टूडेंट से बात करके हमें पता चलेगा अब चला था, तो उस तरह के ही क्वेश्चंस जो है हमने पिक किए या वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने पिक किए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, आपको बता दूं मेरे चैनल पे 2 सेशंस, एक सुबह 8 बजे एडिटोरियल का पोस्टमार्टम और एक रात 10 बजे प्रैक्टिस सेशन होता है। ये दोनों आपके लिए बेनिफिशियल है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच सेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस one or some parts have errors and some are correct. Find out which part has an error and then mark it as your answer. If there is no error then you can mark option E. Okay, तो error spot करना है। Let's see, पहला क्वेश्चन है, last week I and my friend received loads of praises from the audience after our performance at the cafe. क्या लगता है यहाँ आंसर होना चाहिए? Last week I and my friend received loads of praises from the audience after our performance at the cafe. देखा जाए तो इजी क्वेश्चन है, काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ प्रॉब्लम क्या रहेगी, तो लास्ट वीक लिखा है। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट वीक, तो एक चीज़ जो कॉमन रहती है, जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, भले वो अभी एरर के रूप में नहीं दिया है, बट स्टिल वी नीड टू बी अवेयर, वी नीड टू बी कॉशियस इनफ। तो वो है कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड कुछ भी है तो सिंपल पास्ट आएगा। इधर क्या है, लास्ट वीक आई एंड माई फ्रेंड लिखा है, यहाँ प्रॉब्लम है आई फर्स्ट पर्सन एंड माई फ्रेंड थर्ड पर्सन है, और ऑर्डर ये कहता है प्रोनाउंस का कि 2 3 1 का इस्तेमाल किया जाए जब पॉजिटिव बात हो रही है, और यही अगर नेगेटिव वे में बात हो रही है तो 1 2 3 का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस होता है, जबकि यहाँ आए यानी कि 1 और फिर 3 यूज किया जा रहा है जो नेगेटिव में होता है, जबकि यहाँ पे लोड्स ऑफ प्रेजेस रिसीव हुआ है, मतलब पॉजिटिव बात है। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? आंसर पार्ट ए होना चाहिए, वेयर आई एंड माई फ्रेंड शुड बी रिप्लेस्ड विथ माई फ्रेंड एंड आई। लास्ट वीक माई फ्रेंड एंड आई, ये ऑर्डर का ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस होता है। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस हमेशा 2 3 1 होना चाहिए पॉजिटिव सेंटेंस में। दिस इज बिकॉज ऑफ द केस ऑफ गुड मैनर्स। गुड मैनर्स ऐसा कहता है कि खुद को आगे ना रखे बल्कि सामने वाले को तवज्जो दे, उसके बाद थर्ड पर्सन और फिर लास्ट में खुद को रखा जाए। ओके, दैट इज गुड मैनर्स, व्हाट यू कैन से, व्हाट गुड मैनर्स से, और उसी के हिसाब से 2 3 1 आता है। और उसी गुड मैनर्स के हिसाब से अगर कुछ गलती हो गई, कुछ ब्लेम है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ मिस्टेक है, कुछ ऐसा कुछ है जो गलत है या नेगेटिव है, तो वहाँ ऑर्डर 1 2 3 होगा, वहाँ हम दूसरों को नहीं खुद को आगे रखेंगे। तो ये होगा आंसर। प्रॉब्लम इज इन पार्ट 1, दैट इज टू बी मार्क्ड एज द आंसर। गॉट इट? आई होप सो ये बात क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है द वर्ल्ड इज येट टू फिगर आउट द रेलेवेंस ऑफ द प्रॉब्लम air and water pollution had been the biggest problems for the whole planet since the industrial revolution era started. देखा जाए तो यहाँ क्या होगा, the world is yet to figure out the relevance of the problem. The world is yet to figure out the relevance of the problem. Air and water pollution had been the biggest problems for the whole planet since the industrial revolution era started. Problem क्या होगा यहाँ पे, अब वो देखने वाली बात है। So basically the world is yet to figure out the relevance of the problem. Air and water pollution had been नहीं होगा, had been past perfect हो जाता है। अगर हम had been लिख रहे हैं इसका मतलब वो पहले था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। past perfect होता है जिसका मतलब है ये पहले था अब नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन आज भी सबसे बड़े प्रॉब्लम है पूरे प्लैनेट के लिए। तो यहाँ इट शुड बी इन द प्रेजेंट परफेक्ट केस, विच मीन्स हैड बीन शुड बी रिप्लेस्ड विथ हैज बीन। That will mark the answer correctly, या that will be the correct answer for the question. Okay, तो present perfect में करना पड़ेगा has been instead of had been, which means there is a problem in part C which needs to be marked as the error. और इसमें options इधर उधर है, उसमें भी ध्यान रखो C कहाँ लिखा है। C 4th में लिखा है, तो अपना आंसर 4th या D होना चाहिए, ये ध्यान से करना है। ओके, आई होप सो दिस क्लियर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग? लिखा है देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट गेन्स have been in the north half of the country, a traditional stronghold of the US allied warlords who helped defeat them in 2001. पढ़ो सेंटेंस को एक बार और देखो, सोचो क्या लगता है यहाँ प्रॉब्लम है।
और जो भी आपको लगता है वो चैट में बताओ, व्हाट डू यू थिंक कैन बी द प्रॉब्लम हियर, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर हियर। देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट गेन्स, अगर देखा जाए देखो देयर लिखा है ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट गेन्स यानी कि नाउन प्लूरल है जो कि अगेन सही है। ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट गेन्स हैव बीन इन द नॉर्थ हाफ ऑफ द कंट्री अ ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्गहोल्ड ऑफ द यूएस एलिड वारलॉर्ड्स हु लिखा है, वारलॉर्ड्स के हिसाब से प्लूरल आता, लेकिन यहाँ खैर पास्ट में आ गया तो बात ही खत्म हो गई। हु हेल्प्ड है, बेयर इंफिनिटिव लेता है, हेल्प्ड डिफीट समवन सही है, हेल्प डिफीट देम इन 2001। तो प्रॉब्लम वैसे तो कहीं नहीं लग रही बट एक जगह है, और वो ऐसी प्रॉब्लम है जो दिखाई नहीं देगी जल्दी। तो प्रॉब्लम इज इन पार्ट बी। क्या लगता है बी में प्रॉब्लम है? बी में क्या प्रॉब्लम है? देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट गेन्स हैव बीन इन द नॉर्थ हाफ ऑफ द कंट्री, गलत है, इन द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री। हाफ लिखा है तो ऐसे में उसके पहले एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के केस में नॉर्थ नहीं नॉर्दर्न आएगा, नॉर्थ जो है नाउन हो जाएगा। तो नॉर्दर्न शुड बी देयर इन प्लेस ऑफ नॉर्थ विच इज इन पार्ट बी विच नीड्स टू बी मार्क्ड एज द आंसर। आगे लिखा है 3 men वर अरेस्टेड फॉर एलिजेड impersonating civic body officials and extorting money from shopkeepers in East Delhi या in East Delhi's मानसरोवर पार्क, the police said on Sunday। क्या लगता है यहाँ आंसर आ सकता है? लिखा है 3 men were arrested for alleged impersonating civic body officials and extorting money from shopkeepers in East Delhi's मानसरोवर पार्क, the police said on Sunday। बताओ फटाफट से चैट में क्या लगता है आंसर आएगा? है ये इजी, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेटली इजी है। 3 men were arrested for alleged impersonating नहीं होगा, अगर for लिखा है which is a preposition और impersonating लिखा है जो एक तरह से verb का फॉर्म है, gerund बोल सकते हो अभी के लिए तो, लेकिन अगर ऐसा है तो उसके बीच में भी अगर कुछ आएगा, for doing तो है, action तो है, भले gerund ही सही, लेकिन अगर एक्शन को कुछ क्वालिफाई कर सकता है तो वो एडवर्ब होता है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, तो इसलिए यहाँ फॉर एलिजेड नहीं हो सकता, फॉर एलिजेडली इम्पर्सोनेटिंग। ओके, जैसे मैंने कहा कि ही एप्रिशिएटेड मी फॉर डैश फाइटिंग द क्रिमिनल्स, फॉर ब्रेव फाइटिंग नहीं होगा, फॉर ब्रेवली फाइटिंग हो जाएगा। ओके, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रहा है आईएनजी फॉर्म में आएगा विच इज वेल नोन, बट उसके पहले अगर कुछ क्वालिफाई करने के लिए लग रहा है तो दैट विल बी एन एडवर्ब, दैट्स व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, जिसके चलते आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एलिजेड की जगह एलिजेडली, दैट इज द करेक्ट आंसर विच मीन्स पार्ट ए इज द करेक्ट। जितने लोगों ने पार्ट ए मार्क किया है यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको किस तरह से जो है हमें एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप भी चलते हो तो दैट इज फाइन। एरर स्पॉटिंग करते हो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग, रीड द सेंटेंस इन वन गो, एक बार में सेंटेंस को पढ़ो पूरा का पूरा, बीच में रुको मत, भले ही आपको मिल गया एरर फिर भी पूरा पढ़ो। सवाल उठता है क्यों? ऐसे में तो जो है मेन क्या होता है, कई बार हमें एक वहम होता है और उसके चलते हम पहली बार में आंसर जो है डिसाइड कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, बट फिर आगे दिक्कत आती है, वो नहीं होना चाहिए। माना कि हमें पता चल रहा है कि ये पार्ट में प्रॉब्लम है, बट स्टिल एक बार पूरा पढ़ लो तो श्योर हो जाएंगे कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो आंसर मार्क करना श्योरिटी के साथ हो पाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट से? आवर ऑर्गेनाइजेशन अरेंज्ड अ रिलीफ कैंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वाइवल किट्स बिटवीन द अफेक्टेड पीपल ऑफ सुंदरबन। ये काफ़ी इजी है, आसानी से कर सकते हैं। आवर ऑर्गेनाइजेशन अरेंज्ड अ रिलीफ कैंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वाइवल किट्स, बिटवीन नहीं होगा क्योंकि अफेक्टेड पीपल नाउन है और ये एक ग्रुप है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप के केस में हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन का नहीं। ओके, अमंग फॉर अ ग्रुप। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन, अगर बिटवीन की बात की जा रही है तो बिटवीन लगता है या तो सेपरेट एंटिटीज के लिए अलग 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 कुछ है एंड से कनेक्टेड मोस्टली तो लग जाएगा, या फिर बिटवीन लगता है जब एग्जैक्ट नंबर दिया हो, उस केस में बिटवीन लगाएंगे। यहाँ अफेक्टेड पीपल के ग्रुप की बात हो रही है तो अमंग लगाना सही होगा। ओके, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, अमंग अलग 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 सबकी बात हो रही है तो बिटवीन। गॉट इट? आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? चंपक हैड बीन रीडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, so I thought asking him to go to sleep. Champak had been reading for quite some time, so I thought asking him to go to sleep. है तो ये भी इजी, बट काफ़ी बार पढ़ते वक्त जो है आंखों का धोखा हो जाता है या फ्लो में हम पढ़ते हुए वही पढ़ लेते हैं,
जो आंसर एक्चुअली होगा, और इसलिए हम नहीं पता कर पाते कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। चंपक हैड बीन रीडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर क्वाइट सम टाइम लिखा है तो ये अपने आप में क्या है, फॉर सिंस लिखा है, तो यहाँ परफेक्ट टेंस आएगा, चल रहा है, कोई इशू नहीं है। सो आई थॉट आस्किंग नहीं होगा, सो आई थॉट ऑफ होना चाहिए, आई थॉट ऑफ समथिंग, ओके, थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, ओके। तो इस तरह से होना चाहिए, थॉट ऑफ आस्किंग हिम टू गो टू स्लीप। गॉट इट? आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट की तरफ चले, समझ में आ रहा है सब? आई थिंक सो दिस मच इज वेरी क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार आता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए इसके लिए तो रेडी रहो, और ये गलत होने का स्कोप नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको हर साल जो है इसका एक किसी ना किसी शिफ्ट में एग्जिस्टेंस दिख जाएगा। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है एवरीवन वांट टू लिव अ हैप्पी, प्रॉस्परस, पीसफुल एंड हेल्दी लाइफ, बट ओनली अ फ्यू, प्रिफरेबली द लकी वंस, मैनेज टू लिव एंड एक्सपीरियंस इट। बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ लिखा है एवरीबॉडी। क्या लिखा है? एवरीबॉडी। एवरीबॉडी की अगर बात की जा रही है, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सिंगुलर वर्ब ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिंगुलर वर्ब ही लाना है। तो एवरीबडी वांट्स आएगा, वांट नहीं। ठीक है, कौन कौन से 12 वर्ड्स होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग मान के चलो। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। ठीक है, एक जैसे दिखने वाले सब, एवरी, सम, एनी, नो है, और बाकी एवरीबॉडी, वन और थिंग ये लग जाता है। इन तीनों ग्रुप्स में, मतलब 12 के 12 वर्ड्स में वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, पॉइंट नंबर 1। उसके साथ साथ अगर प्रोनाउन की बात हो तो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन का होता है, और उसके अलावा मैस्कुलिन जेंडर कैरी करता है। ठीक है, तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट विल बी हेल्पफुल। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है लाइक लाइट पॉल्यूशन ऑन द लैंड, ह्यूमन नॉइज इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन द ओशंस if it has been proven to disrupt the species that depend on sound for communication and navigation। किस पार्ट में आपको लगता है प्रॉब्लम हो सकती है? Like light pollution on the land, human noise is a growing concern in the oceans if it has been proven to disrupt the species that depend on sound for communication and navigation। क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ एक प्रॉब्लम जो दिख रही है वो है जब कनेक्ट हो रहा है सेंटेंस। जैसे लाइट पॉल्यूशन लैंड पे है, वैसे ह्यूमन नॉइज इज अ ग्रोइंग कंसर्न ऑन द इन द ओशंस इफ इट हैज बीन प्रूवन। नहीं, ठीक है, इफ नहीं आ सकता, इफ मतलब तो कंडीशन हो जाएगी। तो जैसे लाइट पॉल्यूशन है लैंड पे, वैसे ह्यूमन नॉइज इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन द ओशंस बिकॉज एज में से कुछ एक लगेगा, एज इट हैज बीन प्रूवन, एज इट हैज बीन प्रूवन, एज लगा सकते हो, बिकॉज लगा सकते हो। ठीक है, एज या बिकॉज लगा सकते हो, सिंस भी चल जाएगा। Has since it has been proven to disrupt the species that depend on sound for communication and navigation, which means there will be an error in part B. Got it? I hope so। ये भी समझ में आ चुका है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो क्या लिखा है। If the chief minister had been aware of the presence of anti-social elements, the government would be able to prevent their entry for the past 7 days। I'll say this is also one of the most repeated questions which is repeatedly asked in all the examinations, especially the clerk। Okay, वो क्या है? इस वाले में क्या प्रॉब्लम है? So this जब if से सेंटेंस शुरू हो रहा है, मोस्टली एक कंडीशनल क्लॉज, और कंडीशनल क्लॉज का मतलब है कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें 3 रूल या 4 रूल बेसिकली आते हैं। जीरो कंडीशन जो फैक्ट एक्सप्रेस करता है, फर्स्ट कंडीशन जो पॉसिबल एक्शन और प्रोबेबल रिजल्ट शो करता है, सेकेंड कंडीशन जो अनरियल कंडीशन और उसका प्रोबेबल रिजल्ट बताता है, और उसके अलावा हाइपोथेटिकल कंडीशन और उसका प्रोबेबल रिजल्ट इन द पास्ट, और उसके अलावा थर्ड कंडीशन होता है जो कि अनरियल कंडीशन इन द पास्ट एंड प्रोबेबल रिजल्ट इन द पास्ट शो करता है। ये वाला केस वही वाला है, थर्ड कंडीशन अनरियल कंडीशन इन द पास्ट एंड पॉसिबल रिजल्ट इन द पास्ट, जिसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वही वाला कंडीशन है। If the chief minister had been aware of the presence of anti-social elements, the government would be able to prevent their entry for the past 7 days। Chief minister had been aware लिखा है,
ओके, चीफ मिनिस्टर हैड बीन अवेयर लिखा है, तो यहाँ द गवर्नमेंट वुड बी एबल नहीं हो सकता, द गवर्नमेंट वुड हैव बीन एबल होना चाहिए, द गवर्नमेंट वुड हैव बीन एबल आना चाहिए, तब जाके सेंटेंस सही होगा। द गवर्नमेंट वुड हैव बीन एबल, द गवर्नमेंट वुड हैव बीन एबल, दैट इज द करेक्ट वे टू राइट इट। गॉट इट? आई होप सो दिस इज क्लियर। तो जिसके चलते प्रॉब्लम पार्ट 4 में मार्क की जाएगी, विच इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, इफ ही अनबॉक्स द कैमरा he found the lens and the tripod defective and several other items missing which forced him to alert the seller regarding the same। क्या लगता है यहाँ प्रॉब्लम है? ये अगेन एक थोड़ा सा आंख का धोखा वाला क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो पढ़ते हुए नहीं पता चलता प्रॉब्लम क्या है, बट अगर आप ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो, विजुअलाइज करो, यू विल गेट थ्रू इट। विजुअलाइज करो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। करो एक बार। इफ ही अनबॉक्स द कैमरा, अगर उसने कैमरा अनबॉक्स किया, ही फाउंड द लेंस, ये कैसे होगा? या तो ही विल फाइंड द लेंस होगा कि ऐसा है, तो नहीं, तो यहाँ प्रॉब्लम एक्चुअली इधर ही है। इफ नहीं, यहाँ वेन आना चाहिए। जब उसने, क्यों वेन, क्यों हमने आगे चेंज नहीं किया? क्योंकि आगे सब जो है वैसा ही पास्ट में ही जा रहा है। ही फाउंड द लेंस एंड ट्राइपॉड डिफेक्टिव एंड सेवरल अदर आइटम्स मिसिंग व्हिच फोर्स्ड हिम टू अलर्ट द सेलर रिगार्डिंग द सेम। तो इसका मतलब पास्ट में तो जाना ही है, उसको नहीं चेंज कर सकते। तो चेंज जो होगा वो इफ की जगह वेन कर दिया तो बिल्कुल हो जाएगा। जब उसने कैमरा अनबॉक्स किया, तो इसके चलते ये सिंपल पास्ट में भी जा रहा है। तब उसने पाया कि लेंस और ट्राइपॉड डिफेक्टिव था, बहुत सारे आइटम्स मिसिंग थे, जिसके कारण उसको मजबूरन सेलर को इन्फॉर्म करना पड़ा कि ऐसा कुछ हुआ है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन ए व्हिच नीड्स टू बी मार्क्ड एज द आंसर। आगे देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आई कैन नॉट रिकॉल द फैक्ट दैट either his or his brother might have attended my birthday party। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि either लिखा हुआ है। either के साथ पहली कंडीशन जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि either takes or, राइट। दूसरी चीज, जैसे his brother एक सब्जेक्ट है, तो वैसे ही इधर भी सब्जेक्ट ही चाहिए, और सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव में नहीं। ठीक है, पॉजेसिव में फिर भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ नाउन चाहिए, his someone, वो नहीं है यहाँ। तो इधर होगा क्या? सब्जेक्ट होगा, यानी either he और his brother ऐसा होना चाहिए, तब जाके सही होगा। either he or his brother might have attended my birthday party, okay, which means there is a problem in part A itself which needs to be marked as the answer। clear है? तो either he or his brother might have attended my birthday party। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, Joe Biden has predicted the military would escort Donald Trump from the White House should the president lose November's election but refuse to leave the office। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए कितने लोग इसको सही बता पाते हैं। बताओ इधर क्या आंसर होगा। इधर ऑप्शंस भी ऐसे हैं जो कि आपको फंसाएंगे। यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं, ओनली बी, ओनली सी, ए एंड सी, बी एंड सी, और फिर नो एरर। पढ़ो, सोचो, समझो और बताओ। जो बाइडेन हैज प्रेडिक्टेड द मिलिट्री वुड एस्कॉर्ट डोनाल्ड ट्रम्प फ्रॉम द व्हाइट हाउस should the president lose November's election but refuse to leave the office। यहाँ अंडरस्टूड रहेगा, हैज प्रेडिक्टेड के बाद दैट लिखा नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है। ओके, दैट जो है लिखा नहीं है, बट ये पहले से अंडरस्टूड है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या इसको एरर ग्रुप में मार्क नहीं किया जाएगा। जो बाइडेन हैज प्रेडिक्टेड दैट, जो बाइडेन ने ये प्रेडिक्ट किया है कि जो मिलिट्री है वह डोनाल्ड ट्रम्प को व्हाइट हाउस से निकाल देगी, एस्कॉर्ट करेगी। कुछ भी निकालना हटाना वाली बात है तो फ्रॉम ही आ जाएगा, सोर्स से हटाने वाली बात है तो फ्रॉम द व्हाइट हाउस। लेकिन एक कंडीशन है क्या? शुड द प्रेसिडेंट लूज। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे इफ से हम लिखते हैं ना, इफ ही डज समथिंग, इफ ही डिड समथिंग, उसी तरह से लिखने का एक तरीका होता है, शुड समवन डू समथिंग। ओके, जैसे मैंने कहा, शुड यू क्वालिफाई द एग्जाम वी विल थ्रो अ पार्टी, तो इसका मतलब है अगर तुमने एग्जाम क्वालिफाई किया, इफ यू क्वालिफाई द एग्जाम विल थ्रो अ पार्टी, ऐसा। वैसे शुड द प्रेसिडेंट लूज नवंबर इलेक्शन बट रिफ्यूज टू लीव द ऑफिस। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ पे कोई एरर मार्क नहीं किया जाएगा, पूरा सही है, सेंटेंस पूरी तरह से सही है। दैट्स व्हाट वी हैव टू मार्क, दैट इज नो एरर, यहाँ आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, द यंग मैन वॉक्ड अप board and introduced him before the chairman as the host of the event। यहाँ क्या होगा? The young man walked up
board and introduced him before the chairman as the host of the event. यहाँ एक वर्ड आ रहा है इंट्रोड्यूस्ड. इंट्रोड्यूस्ड के ही ग्रुप में और भी वर्ड्स आते हैं. कौन कौन से? जैसे कि एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, डिवोटेड, sacrificed, introduced, settled, adapt, hurt, reconcile, barricaded. तो ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर लग रहा है तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, मतलब इनके साथ एक ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा. उसने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसा होगा. तो यहाँ पे द यंग मैन वॉक्ड अप बोर्ड एंड इंट्रोड्यूस हिम नहीं होगा, होना चाहिए इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, खुद को इंट्रोड्यूस करवाया. बिफोर द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट, तो इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ हो जाएगा. ओके, गॉट इट. आई होप सो ये सभी को क्लियर है. So there is a problem in part B which needs to be addressed and that will be marked as the answer. Next की तरफ चलते हैं. अब आगे क्या है देखो. तो यहाँ लिखा हुआ है the school was planning a summer fundraiser and she had volunteered. So she was getting ready to go the meeting. ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आपने अगेन आंखों का धोखा से पढ़ते वक्त अगर जल्दबाजी में पढ़ लिया, you won't be able to crack it. कह रहे द स्कूल वॉज प्लानिंग अ समर फंडरेजर एंड शी हैड वॉलंटियर्ड, सो शी वॉज गेटिंग रेडी टू गो द मीटिंग नहीं होगा, शी वॉज गेटिंग रेडी टू डू समथिंग. वो तो ठीक है, बट गो एक ऐसा वर्ड है जो गो अपने साथ टू लेकर चलता है. गो टू समथिंग, गो टू सम प्लेस. ओके, तो गो टू द मीटिंग ऐसा होना चाहिए, जिसके चलते यहाँ एक टू एडिशनली ऐड होगा इन पार्ट डी, विच इज द करेक्ट चॉइस. गॉट इट. आई होप सो ये बात सबको क्लियर है. आगे की तरफ चले. नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट लिखा है शी वियर्स अ हैट एंड अ सनग्लास टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम यूवी रेज एवरी टाइम शी गोज आउट ऑफ द हाउस. ये डिट्टो क्वेश्चन आया था पिछले साल एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन में. ओके, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन आया था और बहुत इजी भी था. शी वियर्स अ हैट एंड अ सनग्लास टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम यूवी रेज एवरी टाइम शी गोज आउट ऑफ द हाउस. और सनग्लास नहीं होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए क्या? होना चाहिए सनग्लासेस. क्या होना चाहिए? सनग्लासेस. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि यू कैन से दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पेयरिंग वर्ड्स या पेयर में आने वाले वर्ड्स. तो ऐसे पेयर में आने वाले वर्ड्स कभी अ लग के नहीं आते. सनग्लास हो गया तो सनग्लासेस होता है, गॉगल्स होता है, ये पेयर में आते हैं. सीजर्स है, अ सीजर नहीं बोलते. बाइनोक्यूलर्स है. उसके अलावा अगर देखें तो सनग्लासेस हो गया, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, टोंग्स, शूज, सॉक्स, ओके, पैंट्स, ट्राउजर्स, ये सब जो है इस तरह के वर्ड्स हैं. तो इधर अ सनग्लास गलत हो जाएगा, शुड बी रिप्लेस्ड विद सनग्लासेस. शी वियर्स अ हैट एंड सनग्लासेस टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम यूवी रेज, ओके, एवरी टाइम शी गोज आउट ऑफ द हाउस. I think so this is clear. So there is a problem in part A which needs to be marked as the answer. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लिखा है currently policies of airlines are subject to change. So if you are planning flights beyond the dates, keep an eye on airline announcements before your trip. ये वो सेंटेंस है जहाँ पढ़ते वक्त पिच टोन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी. अगर आपने गलत वे में पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप उसको नहीं पकड़ पाओगे. अगर आपने सही तरीके से पढ़ा तो यू विल बी एबल टू क्रैक इट. वो क्या है? करंटली पॉलिसीज ऑफ एयरलाइंस लिखा है. करंटली पॉलिसीज नहीं होना चाहिए. यहाँ पॉलिसीज इज अ नाउन एंड इज प्रीसीडेड बाय अ वर्ड which should be none other than an adjective. okay, तो इसलिए यहाँ करंट पॉलिसीज होना चाहिए. सवाल होता है सर करंटली भी तो सही लग रहा है. बिल्कुल सही लग रहा होगा बशर्ते अगर आप उसको पढ़ते वक्त ब्रेक दे के पढ़ रहे हो, यानी कि जैसे करंटली के बाद कॉमा के रूप में पढ़ रहे हो. तो करंटली पॉलिसीज ऑफ एयरलाइंस आर सब्जेक्ट टू वो हो सकता है, लेकिन करंटली पॉलिसीज आर सब्जेक्ट टू वो वैसे भी सेंस वाइज गलत हो जाएगा. तो इसलिए बेटर होगा करंट पॉलिसीज जो एयरलाइंस की हैं वो चेंज होने वाली. करंटली पॉलिसीज चेंज, तो फिर ऐसा होता है करंटली पॉलिसीज ऑफ एयरलाइंस आर चेंजिंग. तो ठीक है, करंटली सही होता है. करंटली, प्रेजेंटली, ठीक है, एट दिस टाइम, नाउ डेज, इस टाइप की कुछ चीज़ें तो वो कंटिन्यूस टेंस में जाता है. लेकिन अगर वैसा नहीं है तो करंट पॉलिसीज जो अभी की पॉलिसीज है वो चेंज होने वाली है. तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बेटर है कि उस पर ध्यान रखें अनाउंसमेंट्स पे.
There is a problem in part A which needs to be marked as the answer. Next लिखा है are you sure you don't need any help with all your luggages. This is a very common question and ये अगर सामने आता है गलत करने का कोई स्कोप नहीं है. लगेज एक ऐसा वर्ड है which can never be written as luggages, whatever the case may be. Luggage, furniture, advice, information. Luggage, furniture, advice, information. Okay, advice, information. लगेज फर्नीचर एडवाइस इंफॉर्मेशन. और क्या हो सकता है? लगेज फर्नीचर एडवाइस इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री, उसके अलावा एविडेंस, इक्विपमेंट, नॉलेज, विजडम. ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ज्वेलरी, क्रॉकरी, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो अनकाउंटेबल नेचर के होते हैं. क्योंकि ये अनकाउंटेबल नेचर के हैं, तो अनकाउंटेबल नेचर के होने के चलते क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल के चलते यू हैव टू कीप इन माइंड 3 थिंग्स. पहला कि अनकाउंटेबल है तो ये वर्ब सिंगुलर लेता है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अनकाउंटेबल होने के चलते वर्ब सिंगुलर तो हो ही गया. उसके साथ साथ एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि ये नेवर प्लूरलाइज, ये कभी प्लूरलाइज नहीं होते, नेवर प्लूरलाइज्ड. ओके. और उसके अलावा देखें तो नेवर प्लूरलाइज्ड हो गया. और एक और चीज जो इसमें आ जाती है वो है कौन सी? अनकाउंटेबल में वर्ब सिंगुलर हो गया, नेवर प्लूरलाइज्ड. एंड वन मोर थिंग दैट आई नीड टू ऐड टू इट इज ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता, आर्टिकल्स नहीं लगते. ओके. तो हो जाएगा आर यू श्योर यू डोंट नीड एनी हेल्प विद योर लगेज, विद ऑल योर लगेज. ऑल लगा है फिर भी नाउन सिंगुलर ही है, मतलब यहाँ अनकाउंटेबल है तो इसलिए नाउन प्लूरलाइज नहीं होगा. हाँ, अगर यही नाउन काउंटेबल होता विद ऑल योर बुक्स तो ठीक है, बुक्स नाउन प्लूरल हो जाता ऑल के कारण. आगे लिखा हुआ है आई मेट नीतू अबाउट 2 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर फॉर. ये केवल पढ़ते वक्त ही गलत पढ़ा जा सकता है, बाकी अगर ध्यान से पढ़ोगे, एक एक शब्द पे ध्यान देते हुए पढ़ोगे, आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू मिस इट. आई मेट नीतू अबाउट 2 years ago, मैं मिला था उससे 2 साल पहले, और तब से लेकर अब तक जो है, अब तक ही क्या, हमेशा के लिए उसको मैंने ध्यान रखा है. तो हर एवर फॉर नहीं होगा, हर फॉर एवर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? फॉर एवर होना चाहिए. ओके, फॉर एवर, हमेशा के लिए. सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन पार्ट डी. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. लिखा है देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ पियानोज, ग्रैंड, अपराइट एंड इलेक्ट्रॉनिक. दे आर वेरी फेमस. ये वो प्रॉब्लम है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो दिखने में एरर वाइज गलत नहीं लगते, ग्रामेटिकली साउंड लगते हैं, सही लगते हैं, बट प्रॉब्लम इनमें होती है कि इसमें स्पेलिंग एरर है. सवाल उठता है सर स्पेलिंग एरर तो अलग से पूछना चाहिए. नहीं, अलग से तो पूछ ही सकते हैं, बट ऐसी चीज़ें जिनकी स्पेलिंग मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते या इस तरह से हो जाता है, इसका प्लूरल मतलब एक रूल जो फॉलो करता है कि पियानो ओ से एंड होने वाले वर्ड्स अधिकतर एस लेते हैं, ई एस नहीं. तो या सॉरी, जो ओ से एंड होने वाले वर्ड्स होते हैं वो अधिकतर ई एस ही लेते हैं. जैसे पोटैटो का पोटैटोज हो गया, टमाटो का टोमेटोज हो गया, मैंगो का मैंगोज हो गया. बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस एज वेल. जैसे कि एक्सेप्शन केस में फोटो का प्लूरल फोटोज नहीं होता, फोटो का प्लूरल फोटोज ये होता है. पियानो भी सेम टाइप का वर्ड है जहाँ पियानो का प्लूरल पियानोज ऐसा होता है, ना कि ई एस लग के. ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर. बाकी जो वर्ड्स होते हैं जैसे टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, मैंगो हो गया, या और भी वर्ड्स है, वहाँ अलग बात है, वहाँ ई एस चलता है. ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस हो जाते हैं एक तरह से, एक्सेप्शंस टू दैट रूल में आ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. यंग पीपल इन ब्रिटेन ईट्स मोर स्नैक्स दैन पीपल ऑफ द सेम एज इन अदर यूरोपियन कंट्रीज. क्या लगता है यहाँ पे आंसर आएगा? यंग पीपल इन ब्रिटेन eats more snacks than people of the same age in other European countries. This is also quite easy to crack. Young people plural subject है, will need a plural verb. Plural verb के चलते यहाँ eats नहीं आना चाहिए, eat, that will make the sentence correct. Young people in Britain, extra information हुआ, young people eat more snacks than people of the same age in other European countries. Okay, next question. This is also easy and you can definitely solve it. Neither his grandparents nor he are लिखा है, पढ़ के पता चल जाना चाहिए. neither nor के केस में हमेशा, पहली बात तो neither की पेयरिंग nor के साथ, either की और के साथ होती है.
और ये चॉइस वाले कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं, और चॉइस वाले कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में हमेशा ध्यान रखना वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगाई जाएगी। नाइदर इज ग्रैंड पेरेंट्स नॉर ही, तो ही है, ही के हिसाब से आर नहीं, ही के हिसाब से इज आएगा, इज गोइंग टू हिज न्यू फार्म हाउस। गॉट इट? आई होप सो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट लिखा है द लेट वर्जन ऑफ गूगल्स प्लग-इन टीवी गैजेट इज प्रेटी मच इंडिस्पेंसिबल फॉर क्रिसमस। द लेट वर्जन नहीं होता, लेट वर्जन तो लेट होता ही नहीं है, वर्जन एक ही होता है, वो होता है लेटेस्ट, बोलते हैं ना लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट अपडेट। तो लेट नहीं, इट शुड बी लेटेस्ट। लेट मतलब तो मर गया वैसा हो जाएगा, या फिर लेट जो लेट आया है, देरी से आया है। वर्जन लेट ना देरी से आएगा और ना ही जो है यू कैन से मर जाएगा, तो बेसिकली लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चले तो लिखा है इन द वेक ऑफ दिस एनवायरमेंटल पोल्यूशन द टीचर विथ हिज स्टूडेंट्स हैव सेट एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल टू ऑर्गेनाइज इको फ्रेंडली सरस्वती पूजा। सो इन द वेक ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन द टीचर लिखा हुआ है, दिस इज द सब्जेक्ट, विथ लिखा है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जाएगा, विथ, अलॉन्ग विथ, कपल्ड विथ, टुगेदर विथ, ऐसा कुछ लिखा है, या फिर बाय, अकम्पनीड बाय, फॉलोड बाय, लेड बाय, या फिर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, या फिर रादर दैन, नो लेस दैन। ये सब वो वर्ड्स है जो अगर लग जाए तो ये केवल और केवल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं, इनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेना देना नहीं होता। तो इसके पहले जो आया सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हाउ की जगह यहाँ हो जाएगा हैज सेट एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल टू ऑर्गेनाइज इको फ्रेंडली सरस्वती पूजा। तो जहाँ यहाँ पे बी पार्ट शुड बी मार्क्ड एज द आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात? आई होप सो दिस इज क्लियर। So that brings me to the end of the discussion. Hopefully you enjoyed the discussion. आपको सब समझ में आया, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कितने आपके करेक्ट हुए या कितने इनकरेक्ट हुए। जैसा भी 25 क्वेश्चंस थे, तो इसमें से कितने आपके करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, वो बता सकते हो आप लोग। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो आदित्य सर इंग्लिश इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। QR कोड को स्कैन कर लोगे तो विल बी रीडायरेक्टेड टू द टेलीग्राम चैनल। ये बाकी मेरे 2 सेशंस होते हैं, एक 8 बजे और एक रात 10 बजे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले इफ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब टू इट, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले सो दैट यू आर नोटिफाइड एवरी टाइम वी हैव समथिंग न्यू फॉर यू। और साथ ही साथ जो है सेशन को लाइक कर दे इफ यू एंजॉयड द सेशन। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, टिल देन अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।